तो जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एयरफोर्स नॉन कम्बाटेंट एग्ज़ाम 2026 से रिलेटेड 30 नंबर वाली एक नई क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 30 में से 30 का टारगेट लेकर चलेंगे और इस मॉडल पेपर में आपको सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, हर क्वेश्चन को नोट करके याद जरूर से करते चलिएगा। इसमें दोस्तों हम एक सीट पक्की करने की रणनीति लेकर चल रहे हैं। तो अब की बार सिलेक्शन आपका बहुत दूर नहीं है, अब की बार आपका सिलेक्शन बहुत नज़दीक है, बस आपको तैयारी बेहतरीन करनी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले चैनल पर यदि आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और वीडियो अगर मेरी आपको ज़रा से भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था। देखिए, एग्ज़ाम में आपको नारे भी देखने को मिलेंगे ज़रूर से, तो इनको जरूर से आपको याद करते हुए चलना है। इम्पोर्टेंट नारे मैंने आपको पिछली वीडियोस में कवर कराए हैं और आज की वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट नारे मैं आपको कवर जरूर से कराऊंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना है और अच्छी तरीके से याद करते रहना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इससे पहले आपको कुछ और नारे भी इम्पोर्टेंट नोट कर लेने हैं। जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद का नारा मेरे भाई सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। कहाँ पर कहा था? सिंगापुर में कहा था जब। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, एक और नारा बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि आराम हराम है का नारा किसने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था, तो ये याद रख लेना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। एक और बात एग्जाम में पूछी जाती है, आपसे पूछेगा कि किसने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। क्या मेरे भाई? वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? तो वेदों की ओर लौटो कहा था दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? आप सभी बताएंगे कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो मैंने कल की वीडियो में आपको कवर कराया है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। इम्पोर्टेंट सारे नारे मैं कवर करा चुका हूँ। यदि नहीं आपने याद किए हैं तो पिछली वीडियोस को देखकर कंप्लीट याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूँ कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था, तो ऑप्शन बी आप सभी नोट करेंगे मेरे भाई, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 में से 30 का टारगेट आपको लेके चलना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेंड कर पाएँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका, हॉर्नबिल त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन में मिजोरम, मेघालय, कर्नाटक, नागालैंड। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? देखिए, मैं हॉर्नबिल से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट नोट करा देता हूँ, आप सभी नोट करेंगे जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप सभी याद करेंगे सरहुल। सरहुल आपसे पूछा जाता है, सरहुल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो सरहुल उत्सव आप सभी याद रखेंगे मेरे भाई, शॉर्टकट में लिखूँगा झारखंड में। कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, एक और आप नोट करेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा पोंगल। पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है, तो पोंगल आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात आप याद करेंगे, आपसे पूछा जाएगा, पूछा जाता है ओणम नाम है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि ओणम कहाँ मनाया जाता है, तो ओणम आपका कहाँ पर मनाया जाता है मेरे भाई? केरल में। आप सभी नोट कर लेंगे, कहाँ पर? केरल में। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि उगादी कहाँ पर मनाया जाता है, तो उगादी आप सभी नोट करेंगे कहाँ पर मेरे भाई? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। इम्पोर्टेंट है, नोट जरूर से करते चलिएगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है जिसका नाम है बिहू। आपसे पूछेगा कि बिहू कहाँ पर मनाया जाता है, तो बिहू उत्सव मेरे भाई असम में मनाया जाता है। ठीक है,
मैंने आप सभी को एक इम्पोर्टेंट नोट कराया था जिसका नाम था लाई हरोबा। मैंने कहा था कि लाई हरोबा कहाँ पर मनाया जाता है, तो आप सभी को आंसर बताना है कि लाई हरोबा कहाँ पर मनाया जाता है। मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में मनाया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट आप नोट कर लेंगे मेरे भाई, चपचार कूट पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मिजोरम में मनाया जाता है, आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट थे जो उत्सव मनाए जाते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, याद जरूर से करिएगा। ठीक है, बात करें हॉर्नबिल त्यौहार, तो हॉर्नबिल त्यौहार के लिए ऑप्शन है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है और राइट आंसर आप सभी को पता होगा, और जिसने वीडियोस देखी हैं कंप्लीट वो बता भी दिया होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी मेरे भाई, चंदेल शासकों के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। ठीक है, जरूर से आपको याद रख लेना है। और एक और पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंदारिया महादेव का मंदिर। ठीक है, कंदारिया महादेव का मंदिर यहीं पर है खजुराहो में, और इसे किसने बनवाया था? इसे भी चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन में 1999 है, 1985 है, 1980 है, या फिर 1997 है। कौन सा राइट आंसर होगा? तो बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? तो 1997 ऑप्शन है डी आपका राइट आंसर होगा। यदि मैं इसमें बात करूं सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप याद रखेंगे हमारा इंडिया है। कौन सा है मेरे भाई? हमारा इंडिया है। उसके बाद बांग्लादेश आप याद रख लेंगे। ठीक है, बांग्लादेश है। उसके बाद आप इम्पोर्टेंट याद करेंगे म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार के बाद आप किसको याद करेंगे? तो म्यांमार के बाद आप नेक्स्ट याद करेंगे नेपाल। नेपाल के बाद आप नेक्स्ट नोट करेंगे भूटान। भूटान के बाद आप नेक्स्ट नोट करेंगे श्रीलंका। और श्रीलंका के बाद एक आप याद करेंगे जिसका नाम है थाईलैंड। ये क्या है? ये सभी बिम्स्टेक के सदस्य हैं और इम्पोर्टेंट है, नोट जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको ढाका बांग्लादेश में मिलेगा। कहाँ पर है? ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक। तो मौर्य वंश की स्थापना आप सभी को याद होगी, मैंने बताई थी कि 322 ईसा पूर्व में किसने करी थी। तो मौर्य वंश की स्थापना करने वाला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। इसने 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर राज किया था, और यहीं से दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना शुरू हुई थी। और कहा जाता है कि भारत का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य को ही माना जाता है। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि इसका चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन बना था, तो आपको एक इम्पोर्टेंट नाम याद रख लेना है जिसका नाम है कौटिल्य, या इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। और इनकी पुस्तक एग्जाम में पूछ सकता है, तो पुस्तक आपको याद रख लेना है अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक है मेरे भाई? अर्थशास्त्र है, इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट आपको नहीं नोट कराए हैं, तो एक बार नोट कर लीजिएगा। यदि यहाँ पर आपसे एग्ज़ाम में पूछे मेरे भाई वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, जो पूछता है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो नोट कर लीजिएगा। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में करी गई थी, और कहाँ पर करी गई थी? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर मेरे भाई? वाशिंगटन डीसी में इसकी स्थापना करी गई थी, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, दूसरी बात आपका आईएमएफ पूछ ले कि आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। तो इसकी भी स्थापना मेरे भाई 1945 में ही करी गई थी, और वाशिंगटन डीसी में ही करी गई थी। ठीक है, आपसे पूछ ले कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूनेस्को का मुख्यालय मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि पेरिस फ्रांस में है। कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में है। तो ये इम्पोर्टेंट हैं जिनके मुख्यालय और स्थापना पूछी जाती हैं, इनको जरूर से आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर बताना मैं रह गया था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। राइट आंसर याद रखेंगे बृहद्रथ। कौन था मेरे भाई? बृहद्रथ को मौर्य वंश का अंतिम शासक माना जाता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। देखिए, ये जो धर्म गार्जियन है मेरे भाई, आप इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और फ्रांस, लेकिन धर्म गार्जियन जो है याद रखेंगे किसके लिए है, भारत और जापान के लिए है। किसके लिए है, भारत और जापान के लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। नेक्स्ट है कि 2026 में जारी की गई पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन, कौन सा राइट हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेटमैन के लेखक कौन है, मुरली मनोहर जोशी, विजय गोयल, अरुण जेटली या फिर सीपी राधाकृष्ण। देखिए, सीपी राधाकृष्ण से रिलेटेड याद रख लेना कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, वर्तमान में कौन है मेरे भाई, उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्ण जी। और इस पुस्तक के लेखक की बात करूँ तो विजय गोयल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपको ज़रूर से इनको याद करके हुए चलना है। और आज की वीडियो में 30 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट जा रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टारगेट 30 में से 30 का लेके चलने हैं ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ कि आज शाम को 6 बजे चैनल पर आपको जनगणना का सेकेंड पार्ट वाली वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ। और मैं बता दूं कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद जनगणना से एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। जनगणना से एक क्वेश्चन यदि गलत चला जाए तो मेरे को बता दीजिएगा। पूरी कंप्लीट जनगणना इस वीडियो में आपको मैं कराने वाला हूं शाम को 6 बजे। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन यकीन मानिए उस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की कि संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है। ऑप्शन में है केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब या सर्विसेज। तो राइट आंसर आप सभी याद रखेंगे, संतोष ट्रॉफी 2025-26 की बात करिए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, सर्विसेज ने इसको जीता है। और इसमें उप विजेता टीम कौन थी, तो उप विजेता भी आपको याद रख लेना है। उप विजेता टीम का नाम है केरल। ठीक है, केरल इसमें उप विजेता रही है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ दिलाई गई है, यानी किसे शपथ दिलाई गई है मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में, कौन सा राइट आंसर होगा। अभी आप सभी को पता है कि अभी कुछ समय पहले मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, अभी उसको हटाकर यहाँ पर एक नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई गई है, नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो राइट आंसर आप सभी याद रखेंगे जिनका नाम क्या है मेरे भाई, युमनाम खेमचंद है। क्या नाम है, युमनाम खेमचंद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। अगला है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, यानी CAG की बात कर रहा है। CAG होते कौन है, तो CAG क्या होते हैं, भारत का जो भी भारत सरकार के द्वारा खर्चा किया जाता है, जो भी मतलब मान के चलिए कोई जैसे बाढ़ आ गई वहाँ पर भारत सरकार खर्चा कर रही है, कहीं पर सूखा पड़ गया वहाँ पर खर्च करती है, तो उन सब का लेखा जोखा क्या करता है, यही नियंत्रण करता है। कौन, CAG। और ये एक रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति को पेश करता है और राष्ट्रपति उसे संसद में पेश करते हैं। तो याद रख लीजिएगा कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है। ऑप्शन बी आप याद रखेंगे, के संजय मूर्ति हैं। कौन है, के संजय मूर्ति हैं। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि पूना पैक्ट समझौते पर महात्मा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षर हुआ था। देखिए पूना पैक्ट की कहानी आपको बता देता हूँ कि पूना पैक्ट में क्या हुआ था, जो सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, दलितों के लिए केवल 2 सीट की यहाँ पर आरक्षण की बात करी गई थी, केवल 2 ही सीट दे रही थी, जिसका पुरजोर विरोध गांधी जी ने किया था और वो आमरण अनशन पर बैठ गए थे। और वो उस समय कहाँ पे थे, तो वे याद रखिएंगे उस समय ये पुणे के यरवदा जेल में थे। कहाँ पर थे मेरे भाई, पुणे के यरवदा जेल में गांधी जी थे और यहीं पर इन्होंने आमरण अनशन कर दिया था, क्योंकि दलित को क्या हुआ था, 2 ही सीट केवल देने की बात कही गई थी, जिसका विरोध गांधी जी कर रहे थे। और उसके बाद फिर अंग्रेजों ने ये बात समझी और उसके बाद BR अम्बेडकर जी को इनको मनाने के लिए भेजा और यहाँ पर पूना पैक्ट समझौता हुआ। कब हुआ मेरे भाई, तो याद रखेंगे 24 सितंबर 1932 में, 24 सितंबर 1932 ईस्वी में ये पूना पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था, जिसपे महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी ने साइन किए थे। ठीक है,
याद रखेंगे, ये दलित वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण की बात के लिए ये पूना पैक्ट समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का प्रसिद्ध पुस्तक द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? ऑप्शन में अरुंधति रॉय, चेतन भगत, शशि थरूर, झुंपा लाहिड़ी। देखिए, अरुंधति रॉय की एक पुस्तक याद रख लेना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्यों? क्योंकि इसी के लिए 1997 ईस्वी में इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, अरुंधति रॉय को, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ठीक है, चेतन भगत की पुस्तक आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है, जिसका नाम क्या है? 3 मिस्टेक्स। क्या नाम है? 3 मिस्टेक, चेतन भगत की पुस्तक है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? शशि थरूर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वियना में, जिनेवा में, ब्रुसेल्स में, ज्यूरिक में। कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए, ओपेक की स्थापना करी गई थी सन 1960 ईस्वी में, और कहाँ पर करी गई थी? तो आप सभी को याद रख लेना है, वियना ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर करी गई थी? वियना ऑस्ट्रिया में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का मेरे भाई कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात न्यूनतम है? यहाँ पर ऑप्शन में है केरल, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश। देखिए, न्यूनतम लिंगानुपात के लिए आप याद रखेंगे ऑप्शन बी मेरे भाई, हरियाणा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 879 है। कितना है मेरे भाई? 879 है। ये क्या होता है लिंगानुपात? तो प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे कम कितनी है? 879 हरियाणा की है। ठीक है, याद रखेंगे। जो जनगणना की आज वीडियो शाम को मैं 6 बजे चैनल पर लेके आने वाला हूँ, कंप्लीट यदि आपने देख ली तो जनगणना का एक क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। फिर से दोबारा से आपको बता रहा हूँ, जिसमें मैंने 2027 की जो जनगणना हुई है अभी हाल ही में, उसको क्वेश्चन भी इसी में इंक्लूड कर दिए हैं, ताकि आपको संपूर्ण यानी कंप्लीट जनगणना देखने को मिल जाए और क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, आप सब याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लिए महाधिवक्ता की बात करता है? देखिए, जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया, CAG क्या करता है? भारत सरकार की, केंद्र सरकार के जो खर्चे हैं, लेखा जोखा है, उसको नियंत्रण करता है। वैसे ही राज्य सरकार के जो खर्चे होते हैं उसको नियंत्रण करने का काम किसका होता है? महाधिवक्ता का होता है। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महाधिवक्ता राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं। ठीक है, भारत के संविधान में आर्टिकल 165 में इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? देखिए, एग्जाम में सुप्रीम कोर्ट की पूछी है, तो आपको याद रख लेना है, यदि सुप्रीम कोर्ट की पूछ ली है तो हाई कोर्ट की भी पूछी जा सकती है। तो याद रख लेना कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो अधिकतम आयु होती है वो 62 वर्ष होती है। ये 62 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि भारत में वर्तमान के परिवहन और सड़क राज्य मंत्री कौन है? भारत में वर्तमान के परिवहन और सड़क राज्य मंत्री कौन है? ऑप्शन में निर्मला सीतारमण। तो देखिए, निर्मला सीतारमण के बारे में आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में कौन है? ये वित्त मंत्री हैं। ठीक है, कौन है? वित्त मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा छोड़िए, नितिन गडकरी याद रखेंगे। नितिन गडकरी ही कौन है? वर्तमान में भारत के परिवहन और सड़क राजमार्ग मंत्री हैं। ठीक है, एस जयशंकर की बात करूँ तो विदेश मंत्री हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, विदेश मंत्री हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि भारत में GST किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? देखिए, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि GST किस प्रकार का टैक्स है, तो आप सभी को याद भी रखना है कि GST किस प्रकार का है। इनडायरेक्ट टैक्स है, मैंने कई बार आपको बताया है। GST के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार होता है। एक होता है इम्पोर्टेंट नोट करिएगा इसके प्रकार। पहला होता है CGST, यानी ये केंद्र के लिए होता है। दूसरा होता है आपका SGST, यानी ये स्टेट के लिए होता है।
तीसरा होता है IGST, यानी ये इंटरनेशनल होता है। फिर एक चौथा होता है UTGST। UTGST किसके लिए होता है? केंद्र शासित प्रदेश के लिए। तो ये 4 प्रकार की GST भारत में लागू हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपसे पूछ ले कि GST लागू कब हुई थी, तो 1 जुलाई 2017 को। कब मेरे भाई? 1 जुलाई 2017 को GST को लागू करा गया था, ठीक है। किस मॉडल पर आधारित है? तो भारत की GST मेरे भाई कनाडा के मॉडल पर आधारित है, आपको ये भी याद रख लेना है, ठीक है। इसमें टैक्स के कितने स्लैब हैं? तो टैक्स के मेरे भाई 4 स्लैब हैं। कौन कौन से हैं? पहला है 5%, ठीक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका 12%। तीसरा कौन सा है? तीसरा है 18%। और चौथा आपका 28%। ये 4 स्लैब आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप याद रख लेना कि जो डेली रूटीन चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा कोलगेट हो गया, हमारा ऑयल हो गया, हमारा पेंसिल हो गया, कॉपी किताब वगैरह हो गई, डेली रूटीन की जो चीज़ें होती हैं वो उस पर कोई भी GST नहीं लगता है, 0% होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, रैखिक संवेग का नियम, जड़ता का नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो तब तक विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी गति में परिवर्तन ना किया जाए। यानी मान के चलिए कोई गेंद पड़ी है तो वो तब तक उसी स्थान पर रहेगी जब तक उसको पैर से ढकेला ना जाए दूसरी तरफ। तो उसी को दोस्तों कहते हैं न्यूटन की प्रथम गति का नियम, ठीक है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहा जाता है और इसी को दोस्तों जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं, इसका आंसर आप सभी को मेरे भाई कमेंट करके डेली की तरह बताना है, ठीक है। ये जितने भी आज की वीडियो में मैंने क्वेश्चन कराए हैं जीके के, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। नोट जरूर से कर लीजिएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के भी कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ गिवन अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर वर्ड दिया गया है एंशिएंट, इसका हमें क्या बताना है? एंटोनियम बताना है। तो एंशिएंट माने आप सभी को पता होता है कि प्राचीन होता है। एंशिएंट माने क्या होता है? प्राचीन। अब देखिए ओल्ड माने पुराना, तो ये होगा नहीं। पास्ट माने भी पुराने की बात कर रहा है और हिस्टोरिकल माने भी पुराना हो जाता है, यानी ये तीनों क्या है? इसके सिनोनियम है। यदि मैं बात करूं कि इसका एंटोनियम क्या है, तो एंटोनियम ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, मॉडर्न। क्या है? मॉडर्न। मॉडर्न को जिसको नवीन कहा जा सकता है या फिर आधुनिक भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, यहाँ पर भी एंटोनियम सेलेक्ट करना है लेंथी का। देखिए यहाँ पर मेरे भाई ऑप्शन में कुछ इशू है, पुराने मतलब पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन दे दिए गए हैं, हाँ तो टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। सेंटेंस का दिया गया है द वर्क वॉज कंप्लीटेड डैश सनसेट। देखिए जब भी आपको याद रख लेना है कि जब भी मेरे भाई यहाँ पर सनसेट की बात करें तो वहाँ पर हमेशा हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है? द वर्क वॉज कंप्लीटेड, यानी वॉज का क्या मतलब है? कि सेंटेंस पास्ट में है। और यहाँ पर सनसेट का क्या मतलब है? कि सूर्यास्त। तो उसने क्या बोला है कि काम सूर्यास्त तक समाप्त तो हो गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रीपोजिशन हम एट का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रख लेना है सनसेट से पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि आई एम इंटरेस्टेड डैश रीडिंग नॉवेल्स। कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? बाय आएगा, इन आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा? देखिए आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग नोवेल, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी नोवेल्स पढ़ने में मुझे मज़ा आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का सेलेक्ट द करेक्ट जीरेंड रिलेटेड क्वेश्चन। आपको यहाँ पर जीरेंड सेलेक्ट करना है। तो
यहाँ पर सेंटेंस क्या दिया है, डैश डॉग्स डू नॉट बाइट। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए जीरेंड होते क्या हैं ये आपको पहचानना चाहिए। सबसे पहले जीरेंड में मान लीजिए कोई वर्ड है, ठीक है, उस वर्ड के साथ आईएनजी अगर लगा हुआ है और उस वर्ड को यदि हम नाउन की तरह यूज कर सकते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरेंड बोलते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूँ स्विम, स्विम क्या होता है, तो स्विम एक आपका नाउन वर्ब देखने को मिलेगा, लेकिन हम इसको आईएनजी लगा के क्या कर सकते हैं, नाउन की तरह यूज करते हैं कभी कभी, आपको याद होगा। तो जैसे स्विम क्या है, एक हमारा वर्ब है, लेकिन क्या करेंगे जब आईएनजी लगा के हम इसको नाउन की तरह यूज करेंगे तो उसी को जीरेंड बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको आईएनजी में कौन सा देखने को मिल रहा है, केवल बार्किंग देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑन गिवन सेंटेंस। तो इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। देखिए, द टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड, टीचर ने मेरे से क्या कहा कि कठिन परिश्रम करो। तो क्या कर रही है टीचर, हमको एडवाइस दे रही है। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उनको पहचानने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। देखिए, आपने सेड टू की जगह टोल्ड लगते देखा है और सेड टू की जगह आपने मेरे भाई आस्क भी लगते देखा है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, आस्क्ड का प्रयोग हम तब करते हैं जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव में होता है। ठीक है, और टोल्ड का प्रयोग हम तब करते हैं जब सेंटेंस सिंपल होता है। लेकिन यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, एक हमें एडवाइस टीचर के द्वारा दी जा रही है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, और एडवाइस हमें एक ही ऑप्शन में भी देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द टीचर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। आई सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग। देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव टेंस में हो तो हम क्या करते हैं, सेड टू को आस्क में चेंज करते हैं, और यहाँ पर सभी आस्क में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम व्हाट सब में देखने को मिल रहा है। अब देखिए, जो ये यू है इसको हम किसके हिसाब से चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के इस वाले के हिसाब से चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हिम है और हिम को हम ही के तरह यूज करते हैं, और ही यहाँ पर किस में दिया गया है, तो ही यहाँ पर ना इसमें दिया गया है। ठीक है, इसमें देखिए इज पहले दे दिया गया है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए दोनों में है, लेकिन यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, इफ़ का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, इफ़ का यूज कर रहे हैं, बल्कि इफ़ का यूज नहीं होगा, क्या होगा, सेंटेंस हो जाएगा आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग। इफ़ यहाँ से हट जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, नोट करिएगा। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें उसी को अच्छी तरीके से कवर हो पाएंगी जिसको रूल्स वगैरह पता हैं, जिसने पहले से इसके रूल्स पढ़ रखे हैं। ठीक है, चलिए यदि नहीं पढ़ रखें तो एक बार आप ज़रूर से इसके रूल्स पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट है, द करेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आई वॉज राइटिंग एन एस्से। देखिए, आई वॉज राइटिंग एन एस्से का क्या मतलब है, वॉज आ गया। तो याद रख लीजिएगा, जब वॉज आता है तो हम वॉज या वर के साथ क्या यूज करते हैं, वॉज या वर के साथ चेंज करते समय बींग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं हम मेरे भाई, बींग लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि बीइंग किस में लगा है, वॉज या वर के साथ। तो केवल एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिला है जहां पर वॉज के साथ बीइंग लगा हुआ है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके यह अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस टू द गिवन सेंटेंस। इसको भी पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस दिया गया है, ही कुड नॉट लिफ्ट द बॉक्स, ही कुड नॉट लिफ्ट द बॉक्स। देखिए, कुड का तो कुड रहता ही रहता है, लेकिन ऐसे कभी भी सेंटेंस आ जाए तो वहाँ कुड नॉट यदि दिया हो तो कुड नॉट के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कैन नॉट है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर कुड नॉट बी तो है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, बल्कि पैसिव वॉइस बनाते समय हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, कुड नॉट के साथ बी का प्रयोग भी देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का यहाँ पर चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड बताना
बना है इसका सिनोनियम, और इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई मेरे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। दूसरी चीज़, शाम को 6 बजे चैनल पर मैं आपके लिए सेंसस की वीडियो लेके आने वाला हूं, यानी जनगणना, जिसमें मैं आप सभी को कंप्लीट जनगणना कराने वाला हूं। बिल्कुल एकदम कंप्लीट है, और इसको देखने के बाद आपका सेंसस का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। तो कंप्लीट उस वीडियो को शाम को 6 बजे चैनल के साथ जुड़ के देख लीजिएगा। लिंक आप सभी को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैंने दे रखी है। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।